हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस की जो हमारी वैकेंसी थी वो फरवरी मंथ में निकली थी। एक पूरा महीना हमें फॉर्म भरने के लिए दिया गया था और मार्च तक आपने फॉर्म फिल किए होंगे। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा है कि स्ट्रैटेजी बताइए कि 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये DSSB का एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम को अगर आप देने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप किसी एग्जाम को देने की सोचो तो सबसे पहले आपको जो उस एग्जाम के बारे में मालूम होना चाहिए वो होता है उस एग्जाम का पैटर्न। कभी कभी आप एग्जाम देने जाते हो, आपको यही नहीं पता कि कितने मार्क्स की क्या वैल्यू होने वाली है। कहीं कहीं हमारा पेपर होता है जहाँ पे सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, 100 मार्क्स का होता है। कहीं कहीं हमारा सब्जेक्ट सिर्फ 60 मार्क्स का पूछा जाता है, कहीं पे नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं पे नहीं होती है। कोई एग्जाम ऑनलाइन होता है, कोई एग्जाम ऑफलाइन होता है। तो सबसे पहला होता है, जब भी आप ये डिसाइड करो कि आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हमारा जो DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम है, जिसके थ्रू आप दिल्ली के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनमें अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए जो आपको पेपर देना होता है, उसमें आपका पेपर होता है 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो था हमारा पार्ट है जनरल पार्ट, जो सबके लिए सिमिलर रहता है मोस्ट केसेस में। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपसे 100 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो सोशल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो ये आपको कैसे कवर करना होता है। उसके अलावा आपका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे। जो आपको टाइम मिलेगा वो 120 मिनट्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, आपने ना रिटन एग्जाम क्लियर किया, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। आप डोजियर में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, ठीक है, और उसके बेसिस पर ही आपकी मेरिट बन जाती है। इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना था क्या कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या था। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि DSSB ने क्या किया है, वेबसाइट की स्पेलिंग में ई मिसिंग है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो DSSB ने पहली बार ऐसा किया है कि उन्होंने ऑफिशियल जो सिलेबस होता है, आज से पहले हमें ये नहीं पता था कि वो किस सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो इस बार उन्होंने क्या किया है, इंडिकेटिव सिलेबस दिया है। तो इंडिकेटिव सिलेबस का मतलब होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये टॉपिक्स तो आपको जरूर पढ़ के आना है। हो सकता है कि हम इनसे सारे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे, और हो सकता है कि सारा का सारा जो पेपर हो वो इन्हीं में से पूछा जाए। तो आपको क्या करना है, हमारी जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, वहां से आपको इंडिकेटिव सिलेबस डाउनलोड करना है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो हमारे चैनल पे मैंने हमारे सिलेबस के लिए, हमारा बायो का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस पूछा जाएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाई है जिसको आप इन्फो रिलेटेड सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो जब आपको एग्जाम पैटर्न मालूम हो, किसी भी एग्जाम का जो आप देने की सोच रहे हो उसका सिलेबस आपको मालूम हो, जब ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी होती है वो होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं, अगर आपको ये मालूम होगा कि इस पेपर में ना कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस डेप्थ में पूछे गए, मुझे इसका 11-12 पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ग्रेजुएशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। जैसे थोड़े दिन पहले ना किसी बच्चे ने मुझे बोला कि प्लांट फिजियोलॉजी करा दीजिए। अगर आप अपने बायोलॉजी के सिलेबस को देखोगे ना तो उसमें सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समझना है। ठीक है, तो आप पूरा प्लांट फिजियोलॉजी क्यों करोगे। ठीक है, जो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं भी उसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आपको पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कुछ भी पढ़ो, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने पैटर्न देखा, फिर आपने सिलेबस देखा, फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत डेप्थ में पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आप अगर नॉर्मली भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी NCERTs। तो NCERT है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप UPSC तक का भी एग्जाम देते हो तो आपको पता है वहाँ पर भी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको 6 to 10th की NCERT बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे 6, 7, 8 की करने की जरूरत है, वो तो सबको आती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकती हूँ जो आपके 6, 7, 8 की NCERT में छोटे छोटे बॉक्सेस में बना के उन्होंने लिखे हुए हैं, एग्जाम में भी पूछे हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा। आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो वहाँ पर ना छोटे छोटे फैक्ट्स दिए होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो 6 to 10th की NCERT आपको ज़रूर कवर करनी है। जब आप अपनी 6 to 10th की NCERT को कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है अपने सिलेबस को और फिर देखना है उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन को भी ध्यान देना है या 11-12 को भी ध्यान देना है।
ठीक है। जैसे कि हमारा एक टॉपिक दिया हुआ था मैन मेड मटेरियल, ठीक है। तो मैन मेड मटेरियल में बहुत साल पहले अगर आप एनसीईआरटीज़ को देखोगे ना, वहाँ पर ये टॉपिक हुआ करता था। आजकल ये एनसीईआरटी में से गायब है, लेकिन वो वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, हमारे बायोलॉजी के सिलेबस में उन्होंने 10 यूनिट ग्रेजुएशन के टॉपिक से डाल दी, और सिर्फ यूनिट्स नहीं डाल दी, पूरा पूरा पेपर डाल दिया, ठीक है। जिनमें से हम है ना 5 यूनिट ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और 5 यूनिट अभी हमारी बची हुई। जब आप अपनी बेसिक एनसीईआरटी 6 to 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत स्मार्टली आपको काम करना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो 11th और 12th से भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप हमारी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट देखोगे, उसके बहुत सारे टॉपिक जो है वो हमारी 11th क्लास की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ से कवर हो रहे हैं। तो आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के पढ़ने होंगे। डाइवर्सिटी एक टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको डाइवर्सिटी को भी 11-12 के चैप्टर से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जब आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेते हो, सिलेबस देख लेते हो, पैटर्न देख लेते हो, आपको है ना मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। अपने सिलेबस को जब आप है ना, कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करेगा। जब आपको लगे ना आपने 50% के अराउंड सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कोई 70% पे हो सकता है, कोई 80% पे हो सकता है, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दो तो आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। आपका फिजिक्स वीक है, आपका केमिस्ट्री वीक है, आपका कौन सा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी कौन सा चैप्टर वीक है, बायोलॉजी के कोई चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको जीके समझ नहीं आ रहा है, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है। जब आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, मॉक टेस्ट का और कोई पर्पज़ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो एग्जाम में भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो अपना वीक एरिया आपको आइडेंटिफाई करना होता है, मॉक टेस्ट का मेन पर्पज़ होता है ये। जब आप अपने वीक एरिया पे काम करना शुरू कर दोगे, जैसे कि आपने देखा कि आपको केमिस्ट्री का मैन मेड मटेरियल चैप्टर नहीं आता था, आपने उसका वीडियो देख लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, सब कुछ प्रैक्टिस कर लिए, फिर से आप जब उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, अब आपको आ रहे होंगे। सेम आपका फिजिक्स में होगा, आपको वर्क एनर्जी एंड पावर नहीं आता, आपने वर्क एनर्जी पावर की थ्योरी देख ली, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब आपको वो आ रहे हैं, ठीक है। तो वीक एरियाज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब कोई कोई ऐसे एरियाज होंगे जिनमें है ना बहुत कम टाइम नहीं लगता, बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें ना बहुत टाइम लगता है। जैसे कि जीके ऐसा है, उसके लिए आप दुनिया भर का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपके जीके में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, आपको पैटर्न देखना है। तो अगर आपने DSSB का पैटर्न देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा सेंसस से क्वेश्चन आता है 1 या 2 क्वेश्चन, तो वो कर लीजिए। डांस फॉर्म से क्वेश्चन आता है, डांस फॉर्म कर लीजिए। फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है, फेस्टिवल्स कर लीजिए। यानी कि ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक ज़रूर कर लीजिए जिनसे आपका जीके में एटलीस्ट आप एक मिनिमम स्कोर तो ज़रूर ला पाओ, ठीक है। उसके बाद होता है रिवीजन। जितना आपने पढ़ाई किया, अब कुछ लोग कहेंगे हमने तो 100% सिलेबस कर लिया, पता नहीं एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। ये ना हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इवन जो बच्चा यूपीएससी देता है ना, वो भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करके देता है, ठीक है। कोई भी बड़ा एग्जाम आप दे रहे हो ना, आप सारा सिलेबस कभी खत्म नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स कभी आप खत्म कर सकते हो क्या? नहीं खत्म होते हैं वो, ठीक है। तो आपको है ना मल्टीपल रिवीजन देने हैं। आपने एक चैप्टर देख लिया, आपको वो आ गया, उसको दोबारा से देखिए, उसका वीडियो जाके बार बार देखिए। इतनी बार देखिए किसी भी चीज़ को, इतनी बार पढ़िए कि आपका उस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। तो रिवीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद क्या होता है, किसी ने पूछा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रैटेजी है ना स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट होता है वो एक ही दिन में है ना 5 टॉपिक्स कवर कर सकता है, एक स्टूडेंट होता है वो 5 सब्जेक्ट कवर कर सकता है, एक होता है जो एक ही चैप्टर को कंप्लीट कर पाएगा। तो आप है ना सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी कभी बना ही नहीं सकते। आपको अपनी वीक एरिया के अकॉर्डिंग काम करना है। सोचिए आपका केमिस्ट्री वीक है, तो आपको केमिस्ट्री पे ज़्यादा काम करना है। आपका फिजिक्स वीक है, आपको फिजिक्स पे ज़्यादा काम करना है। कोई कोई बच्चा होता है उसको बायोलॉजी पसंद नहीं होती है, अगर सोचे वो फिजिक्स ऑनर्स का बच्चा है तो उसे बायोलॉजी पसंद नहीं होगी, उसे बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो बायोलॉजी पे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप है ना डेली के डेली केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करिए। आप क्या कर सकते हो, डेली के डेली आपको है ना रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर है ना किसी दिन आप मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी दिन आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी दिन आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप ये सब कुछ एक दिन में कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर आप है ना अगर ऑल्टरनेट डेज पर इनको करेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि आपको रीजनिंग में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है, आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक जीके में आपका वीक हो रहा है, उसका वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, तो अगर आपका साइंस का एग्जाम है तो आपको पता है हमारी सबसे ज़्यादा यूनिट जो है वो बायो में आने वाली है। बायो में हमारी 21 यूनिट्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमारी 9-10 यूनिट्स है बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपने सोचिए, आज डिसाइड किया कि मुझे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, तो आप गए, आपने अपनी 9th 10th की एनसीईआरटी उठाई, आपने देखा मेटल एंड नॉन मेटल है, आपने उसको पूरा रीड कर लिया।
जब आपने उसको पूरा रीड कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि मेरा मेटल एंड नॉन मेटल कवर हो गया, तो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आज के लिए कंप्लीट हो गया। फिर आपको बायोलॉजी के पोर्शन में जाना है, और बायोलॉजी के पोर्शन में आपने देखा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को रीड कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आप फिजिक्स में गए और आपने वहाँ पे देखा एनर्जी कंजर्वेशन वाला चैप्टर है, उसको आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप एक दिन में फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों का टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो ज़्यादा वीक है उसको पहले कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है वो तो आप थोड़े से लास्ट दिनों में भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन जो आपका वीक एरिया है उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री का इक्वेशन आपको याद नहीं हो रहा, कई बार करना पड़ेगा। मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं हो रही, कई बार करनी पड़ेगी, ठीक है। वीक एरिया पे जब तक आप काम नहीं करोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट कभी नहीं देते, कहते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। किसी बच्चे ने मुझे ये एडवाइस दिया है कि मैम आप है ना एमसीक्यू अभी मत कराओ, एमसीक्यू हम बाद में कर लेंगे। बाद में ना आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि क्या था वो टॉपिक, ठीक है। तो आपको है ना जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करो तभी के तभी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी तो आपको मालूम चलता है कि ये टॉपिक मुझे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो रिवीजन करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप सब भूल जाते हो। नो मैटर आपने 100% सिलेबस कर लिया हो, 80% सिलेबस कर लिया हो, 70% सिलेबस कर लिया हो, कुछ भी सिलेबस कर लिया हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे सोचिए आपने न्यू चैप्टर्स रीड किए, सैटरडे संडे आप रखिए रिवीजन के लिए। आपने जितना भी कुछ मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था ना उसको सैटरडे संडे रिवाइज कीजिए। जितने ज़्यादा मल्टीपल रिविजन्स आप दोगे ना उतनी जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होगा। दूसरा होता है कि मैम बहुत मेहनत की लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, दूसरा एग्जाम क्लियर होगा। आपको पता है कि बहुत ही जल्दी है ना नेक्स्ट ईयर में हमें शायद DSSB की फिर से न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपका इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। ये प्रिपरेशन वेस्ट तो नहीं जाएंगे ना, ये सारे चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो ये वेस्ट तो नहीं जाएंगे ना, ठीक है। तो बहुत हाई चांस है कि नेक्स्ट ईयर में दोबारा से वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। KVS और EMRS की एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। NBS में आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई एग्जाम आपका, ये नहीं तो कोई ना कोई और एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ने की हैबिट बना लोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आप अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कुछ लोगों को है ना मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मुझे नहीं समझ आता कि मोटिवेशन चीज़ क्या है। मतलब अगर आप है ना किसी को देख के मोटिवेट होते हो तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप सिर्फ एक वीक ही मोटिवेट हो पाओगे, ठीक है। अगर आप किसी को देख के मोटिवेशन आपके अंदर आता है ना, तो जैसे ही वो इंसान आपको नहीं दिखेगा आपका मोटिवेशन भी गायब हो जाएगा। तो मोटिवेशन है ना, आपको पता है जब हम मोटिवेशन पढ़ते हैं हमें दो टाइप के मोटिवेशन पढ़ाए जाते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है ना वो रिवॉर्ड्स के ऊपर बेसिस होता है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं ना ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट तक आपकी हेल्प कर पाती है। यानी कि आप है ना पढ़ना शुरू करोगे, बहुत जोश में आपने पढ़ना शुरू किया किसी को देख के, ठीक है, बहुत ही गारंटी है एक हफ्ते के बाद आपका सारा जोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, अगर सच में आप एक टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका ड्रीम ही DSSB TGT नेचुरल साइंस है या फिर कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम है और वो आप उसके लिए इंटरनली मोटिवेटेड फील करते हो, तो आपको है ना उसके लिए पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी और का वीडियो देख के आप मोटिवेट फील नहीं करोगे, आपको खुद लगेगा कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और ये नहीं तो मुझे कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करना है, और जब तक मैं क्रैक नहीं कर लूँगा तब तक मैं लगा रहूँगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो है ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं फिर भी उनका हो जाता है। पता है एवरेज बच्चों का क्यों हो जाता है? क्योंकि वो है ना गिव अप नहीं करते, वो अपने आप की वीकनेस को है ना अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं कि ये पोर्शन मुझे नहीं आता, वो एक्सेप्ट करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको आती है ये वाली चीज़, ये वाला टॉपिक भी कुछ है क्या, मैं 9th की NCERT पढ़ूंगा क्या, ये क्या बात कर रहे हो, 9th की NCERT मैं पढ़ूंगा, मैं तो ग्रेजुएशन का पढ़ के जाऊंगा, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ के जाऊंगा। कभी एग्जाम को उठा के देखिए, एग्जाम में है ना ग्रेजुएशन अगर दिया भी जाता है ना तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपका पूरा एग्जाम ग्रेजुएशन से आ गया। एक परसेंटेज रखी जाती है कि इतने परसेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रेजुएशन से आएंगे, इतने परसेंट 11th-12th से आएंगे, इतने परसेंट NCERT से आएंगे। NCERT सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी रहेगा। तो आपके अंदर है ना रिविजन होना चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का हिम्मत होना चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता और मुझे इसमें कोई शर्म फील नहीं करनी है, मेरे को जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, जितनी वीडियो देखनी पड़ जाए मैं इसको देखता रहूँगा। इंटरनली मोटिवेटेड रहिए। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि UPSC की तैयारी करी 5 साल कर ली, ठीक है, किसी और एग्जाम की बड़े एग्जाम की तैयारी की 6 साल कर ली। आप सोचते होंगे कि 6 साल कैसे प्रिपरेशन कर सकता है कोई, क्योंकि वो इंसान है ना इंटरनली मोटिवेटेड था। जो इंसान इंटरनली मोटिवेटेड होता है ना, जब तक वो अचीव नहीं कर लेता है उस चीज़ को, वो लगा रहता है। उसका ऐसे नहीं होता है एग्जाम डेट नहीं दिख रही है, स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं दिख रही है, मैम ने वीडियो नहीं डाला है,
ठीक है, मेरे को ये सब कुछ आ गया है, एग्जाम डेट के बिना मोटिवेशन नहीं आता है, कोई 2-4 मोटिवेशन वीडियो डाल दे, कोड डाल दे तभी पढ़ाई करूँगा, तो इसका मतलब है ये आपका ड्रीम जॉब नहीं है। ठीक है, आप किसी के कहने पे प्रेशर में आके ये चीज़ें कर रहे हो, आप करना नहीं चाहते हो ये चीज़ें। ठीक है, और लाइफ ना एक ही मिली है, तो उसमें ना वही करने की कोशिश करना जो आपको पसंद हो। क्योंकि सोचो अगर आप ये किसी के कहने पे कर रहे होंगे ना, आप डेली फ्रस्ट्रेट फील करोगे और आपकी वजह से बच्चे भी फ्रस्ट्रेट फील क्या करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाने में, आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, क्या सिखाओगे उनको, वो भी अपने सब्जेक्ट से हेट करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है स्कूल्स में, कुछ टीचर होते हैं उनको खुद भी पढ़ना नहीं होता, ठीक है, पढ़ाना तो होता ही नहीं है, उसके बाद वो क्या करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि कर लेना, ट्यूशन में तो करा दिया होगा। तो आपको कैसा टीचर बनना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको देखना है कि मुझे बहुत अच्छा टीचर बनना है, मेरे को इंटरनली मोटिवेटेड फील करना है, जो टॉपिक मैं कर रही हूँ वो मेरे को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अंदर जो भी मेरे को डाउट आ रहे हैं वो मुझको पूछते रहने हैं। ठीक है, जब तक वो, और आपको है ना कोई अपनी इंसल्ट का फियर नहीं होना चाहिए। आपकी कोई रिस्पेक्ट है नहीं तो इंसल्ट कैसे हो जाएगी। जब आप अपने लिए एक पोजीशन होल्ड कर लेते हो ना, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट होती है। उससे पहले जो आप फील कर रहे हो वो तो बस ईगो है। ठीक है, तो आपको है ना क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है, फिर आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कवर करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन पर काम करना है। ये नहीं कि आपने बोला जीके मेरा वीक है तो अब मैं छोड़ के बैठ गया जीके को। अरे जीके में कुछ तो टॉपिक्स होंगे ना जो आपको आते होंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी, हर एक जीके के पेपर जो मैंने देखे हैं उनके अंदर 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ साइंस से हैं। ठीक है, विटामिन के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर, इतने इजी साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है किसी प्लांट का, क्या आपको आता नहीं होगा? बिल्कुल आता होगा। 3 नंबर तो आपके यहीं से हो गए साइंस से। फिर 1-2 नंबर जो है वो सेंसस 2011 से पूछा हुआ है, तो सेंसस पढ़ के जाइए, तो 5-6 नंबर तो आपके यही हो गए। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल है पढ़ना। पूरे 1 साल के करंट अफेयर आप पढ़ो और फिर भी वो इतना अच्छा रिजल्ट ना दे, उससे बेटर तो है कि आप अपने सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। ठीक है, 2-3 नंबर लाने के लिए करंट अफेयर के आप 5-6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे और फिर भी आपका शायद क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं है कि सही हो जाए। ठीक है, तो अपने वीक एरियाज़ पे काम कीजिए, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत कीजिए। रिविजन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, उसको दोबारा पढ़िए। आपने कोई वीडियो देख लिया है, उसको दोबारा देखिए। उसको इतनी बार देखिए कि कल को मैं एक बार को गलत आंसर दे दूँ, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको, और देखो स्ट्रैटेजी तो ना 15 मिनट की भी होती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो यूट्यूब पे ऐसे बोल देते हैं कैसे मैंने क्रैक किया 15 दिन की पढ़ाई में, बहुत बड़े से एग्जाम का नाम ले देंगे। ठीक है, तो वो आपको है ना वो नहीं बताते हैं कि जो उन्होंने सालों चुपचाप मेहनत की थी, जो साइलेंट मेहनत थी ना उनकी, उसको कोई नहीं बताता है। सब आपको कहते हैं मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, लेकिन उससे पहले कितने साल अटेम्प्ट उन्होंने प्रिपरेशन करने में लगाए वो कोई नहीं बता रहा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को देखना है, अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग काम करना है। दूसरा क्या बता रहा है, मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, मेरे तो सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपको टेंशन भी नहीं आना है। उसके कंप्लीट हो गए, आपके भी हो जाएंगे, 2 दिन लेट हो जाएंगे। वीडियोस को लाइन से देखते रहिए। ठीक है, अपने आप से भी बहुत सारी मेहनत कीजिए, अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कीजिए। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, वो मेरे से पूछिए। ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि केमिस्ट्री करा दो, देखो मैं केमिस्ट्री की टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है, मैं उसी को पढ़ाना पसंद करती हूँ। मैन मेड मटेरियल मैंने आपको इसलिए करा दिया क्योंकि एक तो वो मुझे बायोलॉजी जैसा लगता है, उसके बहुत सारा जो पैटर्न है वो मेरे को बायोलॉजी जैसा लगता है। दूसरा क्या होता है, वो किसी ने भी कहीं करा नहीं रखा था। बाकी के जो जितने भी चैप्टर्स है, मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन कंपाउंड है, वो सब हमारी एनसीईआरटीज़ में डायरेक्टली दिए हुए हैं। आप उनको खुद भी रीड कर सकते हो। अगर आपको खुद रीड करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे अच्छे चैनल्स अवेलेबल है जिन्होंने वो चैप्टर्स आपको करा रखे होंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। सेम आप फिजिक्स का भी देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं कराऊंगी। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है, मैं बायोलॉजी कराऊंगी। ठीक है, बायोलॉजी में अभी तो मेरी 5 यूनिट कंप्लीट हुई है, मुझे 5 यूनिट के लिए और देखना है, और फिर मेरी बाकी की भी 10 यूनिट बची हुई हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन वाली यूनिट्स भी करानी है मुझे और एनसीईआरटी वाली यूनिट्स भी करानी है। ठीक है, तो आपको है ना बस मेहनत करते रहना है, और अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, और इंटरनली मोटिवेटेड रहने की कोशिश किया कीजिए प्लीज़। ऑल द बेस्ट।